हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के अंदर। और चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने पीछे आपके साथ डिस्कस किया है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी एक कंपनी बनती कैसे है। एज वी ऑल नो, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका खुद का अपना अस्तित्व है, अपनी आइडेंटिटी है। नाउ लॉ की आईज में कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। आपको पता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। सो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए। नाउ लेट्स गो वन बाय वन टू देम। सबसे पहला जो फॉर्मेलिटी में हमारा पार्ट आता है दैट इज अ प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज यानी कंपनी का एक बेसिक आइडिया, जो ओवरऑल प्रोसेस है, उसको स्टार्टिंग कैसे होगा, फिनिश कैसे होगा। ठीक है, तो पूरा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वाला जो पार्ट है, वो प्रमोशन के अंदर होता है। अब कंपनियां बनी नहीं है प्रमोशन स्टेज में, कंपनी बनी नहीं है, कंपनी का बनना बाकी है। कंपनी को कैसे बनाना है, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी क्या क्या काम करेगी, ऑल दोज एक्टिविटीज ऑन दोज स्टेप्स विल बी आइडेंटिफाइड हियर इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन की बात करें तो सर प्रमोशन कंपनी बनी नहीं है, हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, ऑल दीज टास्क। इन सारे कामों का ध्यान कौन रखेगा। देखिए, द वर्ड प्रमोशन, जो प्रमोशन कर रहा है ही विल बी कॉल्ड प्रमोटर, यानी द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल बी टेकिंग केयर ऑफ प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, आर नोन एज प्रमोटर्स। उन्हें क्या बोला जाता है, प्रमोटर्स बोला जाता है। मैं डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स बेसिक आइडिया के बारे में बात करते हैं। वो एक बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं, या तो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, या एग्जिस्टिंग बिजनेस को इंक्रीज करने का, एक्सपेंड करने का, ग्रो करने का। ठीक है, उसका आगे स्टडी होता है, क्या ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबिलिटी होगा, क्या कॉस्ट आएगी, सब कुछ ए टू जेड। ठीक है, सारा काम यहां पर होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का। कहां पर, प्रमोशन स्टेज में। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एंड दैट इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर हम कंपनी को रजिस्ट्रार से इनकॉर्पोरेट कराते हैं। ठीक है, उसका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर में लिखा जाता है। ठीक है, और कंपनी का नाम जैसे ही रजिस्ट्रार के रजिस्टर में लिखा जाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ठीक है, कंपनी का बर्थ हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में कुछ टेक्निकलिटीज हैं, वो हम आपके साथ समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अगर यहां डिस्टिंग्विश करें तो हमने आपके साथ बात की है कि हमारे पास दो टाइप की कंपनीज होती हैं बाय द पर्पस ऑफ लायबिलिटी। वन इज लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड अनदर इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए यहां पर कुछ डिफरेंशिएशन है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको ये आगे वाले काम नहीं करने पड़ते, सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता। ठीक है, उसे ये दो स्टेप्स करने होते हैं। पब्लिक कंपनी को ये चारों स्टेप करने होते हैं, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद पब्लिक कंपनी अपना काम नहीं शुरू कर पाएगी जब तक वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना ले ले। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब तक ना मिल जाए उसे, जब तक हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो लास्ट पॉइंट है। पहले बात करें कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज यानी कंपनी को, आपको पता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में एक डिफरेंस है बेसिक, कि जो पब्लिक कंपनी है वो लोगों से, पब्लिक से पैसा डिमांड कर सकती है, पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, इन टर्म्स ऑफ लोन एटसेट्रा। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा डिमांड नहीं कर सकती। ठीक है, अब क्योंकि पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा लेने वाली है, देन वी हैव अ स्टेज दैट इज नोन एज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। यानी कंपनी को लोगों से पैसा लेना है, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी।
सेबी में उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा, काफी फॉर्मेलिटीज हैं. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज फॉर्मेलिटीज एज वेल इन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. और उसके बाद लास्ट स्टेज आता है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. वंस दीज थिंग्स आर क्लियर्ड, फाइनलाइज्ड एंड अचीव्ड और डन, जैसे ये सारे स्टेजेस पूरे हो जाते हैं, देन फाइनली द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट टू द कंपनी, अ पब्लिक कंपनी. मैंने कहा प्राइवेट कंपनी को ये 2 स्टेप नहीं करने लास्ट वाले, उसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना है और अपना काम शुरू कर सकती है. पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पब्लिक कंपनी को ये आखिरी के 2 स्टेप भी पूरे करने होंगे. और ये दोनों स्टेप में क्या आने वाला है, एक तो मैंने कहा कैपिटल उसे रेज करना है, उसकी फॉर्मेलिटीज है, और दूसरा फिर जाकर कहीं उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा. तो आइए वन बाय वन इन स्टेजेस को देखें. मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया आपको, अब वन बाय वन इन स्टेजेस को देखते हैं. सबसे पहले बोर्ड पर स्पेस थोड़ा सा कम है, तो हमने क्या किया है, अभी प्रमोशन स्टेप स्टार्ट किया है. ये प्रमोशन का मीनिंग मैंने यहां लिखा है आपके लिए. फिर प्रमोशन के मीनिंग के बाद हमारे पास प्रमोशन जो स्टेज है, स्टेज नंबर 1, उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, उनको डिस्कशन करना स्टार्ट किया है. जैसे ही हम इसे कवर कर लेंगे, मैं इस पार्ट को इरेज करके आगे के स्टेप्स आपके सामने लिख दूंगा. आइए जी, तो सबसे पहले देखें प्रमोशन का स्टेज क्या है. प्रमोशन कैन बी रेफर्ड एज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज. ठीक है, क्या है प्रमोशन का मतलब, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, जो भी रिसोर्सेज चाहिए कंपनी को बनाने के टू फॉर्म अ कंपनी. ठीक है जी, ये हमने डिस्कस भी किया है कि जो भी हम प्लान करेंगे कंपनी के लिए, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी क्या क्या काम करेगी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बेसिक चीजें. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट कितनी आएगी, कहां पर हम अपना प्लान जो है हमारा बिजनेस सेटअप करेंगे, ठीक है, डायरेक्टर्स कौन होंगे, एटसेट्रा. जो बेसिक चीजें हैं ना, वो सारे काम यहाँ करते हैं. और प्लस जो रिसोर्सेज चाहिए आपको, ठीक है, आपको लैंड चाहिए, ठीक है ना, आपको लोग मैनेज करने के लिए चाहिए, अप्रूवल्स वगैरह चाहिए, तो सारे काम, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम यहां पर स्टार्ट हो जाता है. यहां पर एक बेसिक स्टार्ट, इनिशियल काम कर दिया जाता है. और जो ये काम करता है, मैंने आपको बताया, द पर्सन हु टेक केयर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज नोन एज प्रमोटर. तो ध्यान रखिएगा, प्रमोटर कौन है. प्रमोटर जो इस सारे काम को करवाता है, करता है इस काम को, ठीक है, उसे कौन कहेंगे हम, उसे हम कहते हैं प्रमोटर. ठीक है जी. नाउ अब प्रमोशन के अंदर अगर डिटेल में जाएं तो वन बाय वन क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, आइए लेट्स अंडरस्टैंड देम. सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है स्टेप्स इन प्रमोशन स्टेज. तो स्टेप्स में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, यानी हम कौन सा बिजनेस करेंगे, किस लेवल पर करेंगे, कैसे करेंगे. ठीक है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपको लगता है, जैसे आप भी खुद कॉमनली सोचिए, व्हेन वी हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस वी हैव टू थिंक अबाउट कि कौन सा बिजनेस करना है. ठीक है, तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होगी, क्या किया जाए जिससे हमें प्रॉफिट्स मिले, जिससे हम काम कर सकें, कौन सा काम होगा वो. ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन में. अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना सबसे पहला स्टेप है, मैंने लिखा है फर्स्ट स्टेप. ठीक है, सबसे पहला स्टेप है. अच्छा, इसमें किया क्या जाता है, इसमें देखा जाता है, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस को चूज किया जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया. ठीक है, कोई ऐसा आइडिया जिसको काफी प्रॉफिटेबल हो, एज अ बिजनेस वेंचर हम उसे स्टार्ट कर सकें. ठीक है, ये पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप, आपने एक आइडिया लिया, आपने सोचा कि भी ये वाला बिजनेस हमें करना है, XYZ कोई भी बिजनेस हो सकता है आपके माइंड में. ठीक है, तो प्रमोटर का सबसे पहले उसे एक बेसिक आइडिया दिमाग में आता है, तो वो बेसिक आइडिया यहां उसके माइंड में आया. देन फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबल, क्या वो पॉसिबल है, उसकी जो आइडिया आपके आया है माइंड में, क्या आपके लिए उसे करना पॉसिबल है या नहीं.
then that term is known as feasibility study. feasibility study हमारा सेकेंड स्टेप है इन द स्टेज ऑफ प्रमोशन. अब feasibility में हम लोग क्या क्या करते हैं, आइए देखिए feasibility का मतलब है डिटेल स्टडी. हम डिटेल स्टडी करते हैं रिगार्डिंग क्या क्या चीजें होंगी यहां पर. फर्स्ट, कॉस्ट. हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारी कॉस्ट कितनी इनकर होने वाली है विद रिगार्ड्स टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. कि अगर हमें रॉ मटेरियल लेना है तो कितने का आएगा, वो इनिशियल में वर्किंग कैपिटल जिसे कहते हैं, कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा, लोन कितने लेने पड़ेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सारी बातें यहां पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेआउट निकाला जाएगा किसका, कॉस्ट का. कॉस्ट निकालने के बाद आपने कॉस्ट निकाल ली, फिर क्या आपने काम करना है, अगला काम हमें करना है प्रॉफिटेबिलिटी पर. सर इस बिजनेस में जो बिजनेस आइडिया हमने सोचा है सर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, इस पर रिसर्च होगा, इस पर इसकी स्टडी होगी, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी. अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉस्ट हमारे कंट्रोल में है तो हम आगे चलेंगे, हमें लगता है इतनी कॉस्ट हम बियर कर सकते हैं, तो बिजनेस आइडिया को हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, वैसे फिजिबिलिटी स्टडी में 3 पार्ट हैं इसी चीज को लेकर, इस सारी इन्वेस्टिगेशन को लेकर. वो 3 पार्ट हैं जी, कौन कौन से मैं लिख देता हूं. देखिए, पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी. टेक्निकल फिजिबिलिटी दूसरा है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड थर्ड इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक तो मैंने क्या कहा, जो ये फिजिबिलिटी स्टडी है इसके अंदर हम 3 स्टडीज करते हैं. ठीक है, हाँ, तो मैं बात कर रहा था प्रॉफिटेबिलिटी की, इसे मैं अभी डिस्कस करता हूं इन तीनों स्टेप्स को. ये यहीं पर डिस्कशन जो हम कर रहे हैं इसी के रिलेशन में है, वैसे मैं आपको अभी बताता हूं. हाँ जी, प्रोडक्शन प्रोसेस. हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होगा, क्या ऑटोमेटिक यानी मैकेनाइज्ड प्रोसेस होगा या मैनुअल होगा, लेबर इंटेंसिव होगा या कैपिटल इंटेंसिव होगा. ठीक है, किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस फ्लो करेगा. ठीक है, ये भी क्योंकि अभी बेसिक स्टेप है, अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो हम यहीं रुक जाएंगे, एल्स हम आगे चलेंगे. ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन होगा, हम उसे एनालाइज करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे. कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है. ठीक है, अगर ऑब्स्टेकल है तो उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है. अगर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे देन विल स्टॉप दैट प्रोजेक्ट, विल स्टॉप दैट बिजनेस आइडिया. Then next we have is demand of the product. ठीक है, हमने जो बिजनेस आइडिया माइंड में लेकर आए हैं हम, जिसको यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में, प्रमोशन के फर्स्ट स्टेप में स्टडी कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या डिमांड हम उसकी क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में या फिर नहीं. ठीक है, यानी प्रोडक्ट क्या मार्केट में बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा. वी go under a detailed investigation on this aspect as well. अब यही जो पॉइंट मैंने एग्जांपल दिए यहां पर आपको, इस फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या क्या करते हैं, इन्हीं को हमने मेजर 3 कैटेगरीज में बांटा है. पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी. टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करें, क्या टेक्निकली जो हमने बिजनेस आइडिया सोचा है उसे पूरा करना पॉसिबल है, क्या उसे जैसे कहते हैं हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसे एक लेआउट में रियल लाइफ में किया जा सकता है, नहीं किया सकता. ठीक है, टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करें, मतलब टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या आ गया, टेक्निकलिटी, यानी जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो आपका बिजनेस आइडिया है उसमें जो प्रोडक्ट बनाना है, क्या उसके लिए रॉ मटेरियल आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करेगा ये. ठीक है, तो क्या रॉ मटेरियल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या ये जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास नेसेसरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है. अगर अवेलेबल है, भाई टेक्निकल में
आपके रॉ मटेरियल, आपके इनपुट्स, आपकी मशीनरी या टूल्स जो भी हैं, अगर ये अवेलेबल हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा बिजनेस आइडिया है, दैट इज टेक्निकली पॉसिबल। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं है आपकी कंट्री में, और ना ही आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं उसको, तो उस बिजनेस आइडिया को आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। और जैसे ही बिजनेस आइडिया को ड्रॉप करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी वो बिजनेस आइडिया टेक्निकली फिजिबल ही नहीं था, दैट इज नॉन फिजिबल। ठीक है, नॉन फिजिबिलिटी पर आते ही हम रुक जाएंगे। हाँ, अगर फिजिबल है टेक्निकली देन विल मूव नेक्स्ट। चलिए, फिजिबिलिटी की बात हुई, टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं जी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की। जो हमने बात की है, हम बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, उसमें कितनी कॉस्ट आने वाली है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए आपको, कितने फंड्स चाहिए, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी डिस्कस करता है इस बारे में। ठीक है, फाइनेंशियली क्या आप इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, क्या जो कॉस्ट आएगी आप उसे अरेंज कर सकते हैं। अगर अरेंज कर सकते हैं देन विल से फाइनेंशियली द बिजनेस आइडिया इज फिजिबल। अगर नहीं अरेंज कर सकते, बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं जी, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो वो क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल हो जाएगा आपके लिए। हो सकता है कोई और कर सकता हो, बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन यू एज अ प्रमोटर, आपके लिए पॉसिबल है या नहीं, क्या आप इसे अरेंज करने के लिए तैयार हो, क्या आपको मिल जाएगा मार्केट से। तो वो आपको एक आइडिया होता है कि भैया मैं कितना पैसा मार्केट से अरेंज कर सकता हूं। देन लास्ट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में तो तीनों ही पॉइंट बहुत जरूरी है, आपस में सभी का अपना खुद का रेलेवेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। देन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वी गो बाय प्रॉफिट्स। क्या जो आपने बिजनेस आइडिया सोचा है, जिसके बारे में हमने टेक्निकली, फाइनेंशियली उसकी फिजिबिलिटी चेक कर ली, तो क्या इकोनॉमिकली यानी प्रॉफिट वाइज वो वायबल है या नहीं, क्या उससे रिटर्न्स मिलेंगे कुछ। अगर प्रॉफिटेबिलिटी है उस बिजनेस में तो बहुत अच्छी बात है, वी विल कंटिन्यू विद दैट प्रोजेक्ट और द बिजनेस आइडिया। एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ठीक है, देन वी विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद दैट इकोनॉमिक आइडिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों का आंसर अगर हमें यस मिलेगा तो हम अगले स्टेप पर जाएंगे, अदरवाइज हम यहीं पर रुकेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इतने पार्ट को, मैं फिर इस पार्ट को इरेज करके आपको आगे ले चलता हूं। ठीक है, हाँ जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेजेस और स्टेप्स इन प्रमोशन आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। सेकंड स्टेप तक हमने डिस्कस कर लिया था, फिजिबिलिटी स्टडी तक। अब फिजिबिलिटी के बाद हमारे पास थर्ड है नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। देखिए, नेम स्टेज में करना क्या होता है, जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी बनाने जा रहे हैं, दे हैव टू अप्लाई टू द आरओसी। आरओसी मीन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं नेम अप्रूवल की बात कर रहा हूं, जहां पे कंपनी के नेम को अप्रूव कराना है आपको, कहां से, आरओसी से। हाँ, तो जो प्रमोटर्स हैं दे अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर अप्रूवल ऑफ नेम। नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों रिक्वायर्ड है नेम के अप्रूवल के लिए, सो दैट देयर विल नॉट बी अ चांसेस ऑफ टू आइडेंटिकल कंपनीज। ठीक है, अगर एक नाम से दो कंपनियां हो जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी लोगों के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, प्रमोटर्स हैव टू लिस्ट आउट 5 नेम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। उन्हें 5 नाम देने होते हैं, फॉर अप्लाई करना पड़ता है नेम अप्रूवल के लिए। 5 नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजने होते हैं। ठीक है, उन 5 नाम में से जो भी प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला नाम रजिस्ट्रार को फ्री मिलता है, ही विल एलोकेट दैट नेम टू द कंपनी। ठीक है, वो बता देंगे आपको, इंटीमेशन आएगा। आज के समय सारा काम ऑनलाइन होता है,
पुराना समय था जब ऑफलाइन होता था, तो सारा काम ऑनलाइन होता है, जो आप एप्लीकेशन देंगे वो भी ऑनलाइन ही जाएगी। ठीक है, चलिए, तो नेम अप्रूवल में मैंने क्या कहा आपको, आपको रजिस्ट्रार को 5 नाम देने हैं। आपकी बुक में शायद ये बात नहीं लिखी हो, बट स्टिल आज के समय 5 नाम देने होते हैं इन ऑर्डर ऑफ योर प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से। अब प्रायोरिटी के हिसाब से जो भी पहला नाम अवेलेबल होगा, रजिस्ट्रार आपको वो एलोकेट कराएगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, सो दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन, एक नाम से कहीं 2 कंपनी रजिस्टर ना हो जाए। अब जब नाम का अप्रूवल होता है, जब नाम के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं आरओसी को, तो वहां पर कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। आपको कुछ टाइप के नाम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उस पर डिस्कशन सेपरेटली करेंगे, अभी बेसिक चीजें हैं तो अभी यहाँ पर नहीं जाएंगी। ठीक है, हायर स्टडीज में हम बात करते हैं कि किसी चीजें नहीं देते, लीगल स्टडीज में आएंगे, आपके पास कंपनीज एक्ट आएगा, आप वहां पर कंपनी के बारे में पूरी चीजें पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 आज के समय हम यूज करते हैं ना। आपने नेम का अप्रूवल करा लिया, दिस इज द थर्ड स्टेप, नेम अप्रूवल हो गया आपका। देन द फोर्थ स्टेप इज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या होता है जी, लोगों को ये नहीं पता, तो मैं आपको बताऊं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ मेन डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, जहां पर कंपनी की पावर्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, यानी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी के क्या क्या पावर्स हैं, ये लिखे होते हैं। ठीक है जी, यानी कुल मिला के आपके जो एक्सटर्नल लोगों के साथ बात करते हैं, वहां सारी चीजें यहां लिखी हैं, कंपनी के पास क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होंगे कंपनी के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यहां ये लिखा होता है। ठीक है, तो क्लोज होते हैं, 5 क्लोजेस होते हैं इसके बारे में, वो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे, आगे हमारे पास टॉपिक है इसको लेकर। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो यानी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें साइनिंग कौन करेंगे, ठीक है, उसको सिग्नेटरीज कौन करेंगे, वो फिक्सअप किया जाता है। ठीक है, और ये काम किसका है, ये काम प्रमोटर का है, प्रमोशन स्टेज में चल रहा है। ठीक है, अब प्रमोटर ये चीज तय करते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो प्रमोटर हैं उन्हें इसलिए तय करना होता है क्योंकि जो फर्स्ट सिग्नेटरीज होते हैं मेमोरेंडम को, वही कंपनी के डायरेक्टर भी बनते हैं, यानी कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट जो होने हैं, तो वो इन जनरल जो फर्स्ट सिग्नेटरीज हैं वही डायरेक्टर्स भी कहलाते हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके जब फॉर्मेशन की बात आ रही है, नेम अप्रूवल के बाद जो मेमोरेंडम साइन होकर जाएगा वो लोग साइन करके देंगे जो कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। अच्छा, डायरेक्टर्स बनते समय काफी बुक्स में आज के समय लिखा आता है मिनिमम शेयर्स की बात आती है, तो मिनिमम शेयर्स की बात आजकल इररिलेवेंट है। जो पुराना कंपनीज एक्ट था वहां पर ये बात होती थी, नहीं है, बट फिर भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन या मिनिमम शेयर्स जो उन्हें लेने होते थे, क्वालिफिकेशन शेयर जिसे बोलते थे, मैं बता देता हूं टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। मिनिमम शेयर्स आपको लेने हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन शेयर्स, अगर आपके पास उतने शेयर नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो पुराने समय में ऐसा होता था, आज के समय इसका रिलेवेंस इतना नहीं है। ठीक है, तो साइनिंग के समय क्वालिफिकेशन शेयर की मैंने बात कर ली आपके साथ। ठीक है, तो और आपको ये भी समझ में आया कि जो ये लोग साइन करेंगे वो डायरेक्टर्स भी कहलाएंगे कंपनी के। ठीक है, तो जी नाम का अप्रूवल हो गया, मेमोरेंडम बनकर तैयार हो गया, उसके साइन बनकर तैयार नहीं हुआ, सॉरी, अभी सिग्नेटरीज तय हो गए, डिसाइडेड हो गया कि ये लोग साइन करेंगे मेमोरेंडम पर और ये लोग डायरेक्टर बनेंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, ये अगला स्टेप है। देखो अभी काम शुरू नहीं हुआ, रिसोर्सेज अरेंज की जा रही हैं, प्लानिंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और प्रमोशन स्टेज यही स्टेज है। ठीक है, प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जैसे अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कौन लोग होते हैं हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, आपके साथ अकाउंट्स में भी आता है ये, ग्रेजुएशन लेवल में, प्रोफेशनल लेवल पर अंडर राइटर्स के आता है। एक चैप्टर भी है अंडर राइटिंग के नाम से हमारे पास आगे। ठीक है, यहाँ बिजनेस स्टडीज में नहीं, क्लास 11-12 की बात नहीं चल रही, आगे हायर स्टडीज में बात करेंगे, तो वहां अकाउंटिंग होती है अंडर राइटर्स के लिए। अंडर राइटर वो लोग हैं जो आपको एक एश्योरिटी देते हैं कि भैया अगर आपके शेयर कोई नहीं लेता तो हम लेंगे, यानी आपके शेयर्स को मार्केट में सेल कराने की, आपकी सिक्योरिटीज को मार्केट में बिकवाने की गारंटी लेते हैं ये लोग। ब्रोकर्स कौन है,
सिमिलर फंक्शन होता है इनका भी, आपके शेयर से बिकवाते हैं और कमीशन लेते हैं बीच में। अंडरराइटर भी कमीशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ शेयर, वो डिसाइड करेगी, कंपनी और अंडरराइटर के बीच में होता है वो, ठीक है। सॉलिसिटर्स कौन है? सॉलिसिटर्स वो लोग हैं, दे आर जनरली लॉयर्स, लॉयर होते हैं जो लीगल मैटर्स में एडवाइस करेंगे कंपनी को, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करेंगे कंपनी के, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। बैंकर को अपॉइंट किया जाता है ताकि कंपनी के जो फाइनेंशियल वर्क है वो स्मूथली हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है। अभी मैंने अगेन बताया कंपनी नहीं बनी है, ये फॉर्मेशन स्टेज है या प्रमोशन स्टेज है। देन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब आपको पता है नाम का अप्रूवल हो गया, नाम का अप्रूवल हो गया तो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आपने डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया, डायरेक्टर्स की लिस्ट हो गई, इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स हम बना लेते हैं। और इसके साथ हमारा प्रमोशन का स्टेज खत्म हो जाता है, ठीक है जी। आई होप ये बात क्लियर है। प्रमोशन का स्टेज मेरा खत्म हो गया। अब हम आगे चलें, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास इनकॉर्पोरेशन वाला, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज हमारा है नेक्स्ट स्टेप। इनकॉर्पोरेशन स्टेज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पीछे हमने अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, हमने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं आरओसी को वो हमने यहां बना लिए। उसके बाद अगला काम क्या है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अब आरओसी को फाइल करेंगे इनकॉर्पोरेशन। अब आप इनकॉर्पोरेशन के लिए लगभग तैयारी कर चुके हैं, आप आरओसी के पास जा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ठीक है। आरओसी आप समझते हैं, मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी आपको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो रजिस्टर करेगा कंपनी को उसे हमने क्या बोला? रजिस्ट्रार बोला, ठीक है। आइए इसे आप एक बार रीड कीजिए, मैं बताता हूं आगे। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं आपको मैं एक आइडिया दे दूं। आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाएगा एक, उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करता मैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल आप समझते हैं, यानी कंपनी को कितनी अथॉरिटी है कि वो कैपिटल रेज कर सकती है, पैसा ले सकती है इन टर्म ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना, ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो एक स्टेटमेंट रिलीज की जाएगी, फाइल होगी आरओसी को कि ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। इसके अलावा हम डायरेक्टर्स की लिस्ट भेजेंगे। डायरेक्टर्स जो जो होंगे उनकी नाम, उनकी डिटेल्स, उनके एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह भी फाइलिंग डॉक्यूमेंट में जाएगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट फाइल होंगे आरओसी को उसमें ये भी एक डॉक्यूमेंट होगा। इसके अलावा हम अपने डायरेक्टर्स से एक रिटर्न कंसेंट भी भिजवाते हैं, ठीक है। इन राइटिंग वो कंसेंट देते हैं कि हाँ जी हम XYZ कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए तैयार हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब कंसेंट लेटर जाता है, ठीक है। इस कंसेंट लेटर के अलावा, ठीक है, अगली चीज क्या जाती है, जो कंपनी का एड्रेस होगा, नोटिस ऑफ एड्रेस भी जाएगा कि जो रजिस्टर्ड कंपनी बनेगी, जो कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, इसका ऑफिशियल ऑफिस या ऑफिशियल एड्रेस क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, और एक और डिक्लेरेशन भी जाती है, अगर आप कहें तो मैं डिस्कस कर लूं उसको भी। आपको एक फाइनल एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो भी कंप्लायंस हैं वो आपने पूरे कर लिए हैं एज फार एज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाने थे वो आपने बना लिए हैं, उसकी भी एक डिक्लेरेशन जाती है। पर मेन तो दो डॉक्यूमेंट जाने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड अदर इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। चलिए जी, आपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर दिया आरओसी को। नाउ नेक्स्ट स्टेप,
पेमेंट ऑफ फीस, वैसे ये स्टेप अगला लिखा है बट ये फाइलिंग के साथ ही जाता है। जब आप आजकल मैंने आपको बताया इन द करंट सिनेरियो व्हाट वी डू द ऑनलाइन फाइलिंग, ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन होकर अपलोड हो जाते हैं, ठीक है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर, उनकी वेबसाइट पर, वहां अपलोड करना होता है। तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं और साथ में जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है आरओसी की वो भी आपको पे करनी होती है। तो प्रिस्क्राइब्ड फीस अब हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, ठीक है। इन जनरल ऐसा नहीं होता कि हर दिन या हर महीने चेंज होती है, ठीक है, 2-3 साल में चेंज हो जाती है वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देन यहां पर आइए थर्ड स्टेप, रजिस्ट्रेशन। यहां इंपॉर्टेंट स्टेज है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, दैट रजिस्ट्रार आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इफ सेटिस्फाइड विद ऑल द नेसेसरी फाइलिंग्स, अगर वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है कि हाँ जी सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसे लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, फीस प्रेस्क्राइब जो है वो आनी है वो आ गई है, ठीक है, तो सारी फॉर्मेलिटीज अगर पूरी हो गई, नेम अप्रूवल तो पहले ही हो चुका था प्रमोशन स्टेज में, ठीक है, उसका अप्रूवल पहले ले लिया था प्रमोटर्स ने, अगर सारी चीजें सही हैं, देन रजिस्ट्रार राइट्स द नेम ऑफ कंपनी इन हिज रजिस्टर, अपने रजिस्टर में वो कंपनी का नाम लिख लेता है। और कंपनी का नाम जैसे ही अपने पास वो लिख लेता है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। और रजिस्टर्ड होने के बाद वहां डेट वगैरह डाली जाती है, कंपनी आज के दिन रजिस्टर हुई है, ठीक है। अब कंपनी रजिस्टर होते ही वो कंपनी को एक सर्टिफिकेट भेजता है, इश्यू करता है, एंड दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन व्हिच इज टर्म्ड एज फोर्थ स्टेप और फोर्थ स्टेज इन द इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ठीक है, फोर्थ स्टेप है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, और हमें लिए समझना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, या आप कह लीजिए इफेक्ट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ने आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या है। लेट्स सपोज रजिस्ट्रार ने अपने रजिस्टर में लिखते समय डेट गलत डाल दी, आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, 25 अक्टूबर 2019 को, लेट्स सपोज 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बट उसने गलती से लिख दिया 25 सितंबर 9 लिखा है 2019। अगर सितंबर लिख दिया ना गलती से भी, मिस्टेक है आरओसी की, तो यही माना जाएगा कि कंपनी सितंबर में रजिस्टर्ड हो गई, यानी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो बर्थ डेट लिखी है कंपनी की, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट है, वही कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी उस दिन रजिस्टर हो गई है। इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता कभी आगे, कोई ये नहीं कह सकता नहीं सर ये तो गलती हुई है, ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी। अगर जो लिख दिया वो लिख दिया, दिस इज द लॉ, ध्यान रखिएगा। ये एक केस स्टडी बनती है इसके ऊपर आप लोगों की, तो मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया। चलिए, तो अब आप इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप पर। और नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या है हमारा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। हाँ जी, तो हमने 2 स्टेजेस पूरे कर लिए, आपको मैंने समझा भी दिया। अब इसके बाद हम तीसरे स्टेप पर चल रहे हैं, एंड द थर्ड स्टेप इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या है, इसमें क्या काम होता है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, एज वे डिस्कस अर्लियर एज वेल, कि जो 2 स्टेप्स हैं, ये इनिशियल 2 स्टेप, ये प्राइवेट कंपनी के लिए भी कंपलसरी है और पब्लिक कंपनी के लिए भी कंपलसरी है। हाँ, लास्ट के 2 स्टेप, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला जो सर्टिफिकेट लेना है, ये स्टेप्स केवल पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी हैं। तो मैंने इसे लिखा भी है इस चीज को, दैट अ प्राइवेट कंपनी फॉर्म्ड आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है जैसे ही उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, एंड दे कैन स्टार्ट बिजनेस,
and it can start business. आप स्टार्ट को एक और नाम से भी जानते हैं, कमेंस. कमेंस करना मतलब स्टार्ट करना. तो प्राइवेट कंपनी जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है अपना काम शुरू कर सकती है. बट एक पब्लिक कंपनी को और भी एक स्टेज पूरा करना होता है टू स्टार्ट इट्स बिजनेस, टू कमेंस इट्स बिजनेस. ये भी मैंने बात लिखी है. इट हैज टू कंप्लीट दिस स्टेज फॉर कमेंसिंग बिजनेस. पब्लिक कंपनी को ये स्टेज पूरा करना होगा. तो ध्यान रखिएगा, इस स्टेज को हमें पब्लिक कंपनी को पूरा करना है. किसको? इस स्टेज को, यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को. प्राइवेट कंपनी के लिए इस स्टेज को पूरा करना जरूरी नहीं है. और इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, रीजन है, और वो ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से पैसा नहीं लेने वाली. वो अपने नॉन लोगों से, जिन्हें वो जानती है, इस टाइप के लोगों से पैसा लेंगे वो लोग. तो पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है इनके लिए. वहीं जो पब्लिक कंपनी है ये जनरल पब्लिक से पैसा रेज करने वाले हैं, लेने वाले हैं, इसलिए इनके लिए कुछ और फॉर्मेलिटीज भी बाकी हैं. तो स्टेप्स की बात करें तो हमारे पास मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं मैंने, ठीक है. बाकी के स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. मैंने अभी आपके सामने 3 स्टेप लिखे हैं. सबसे पहला स्टेप है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारा रेगुलेट करता है इस मार्केट को, ठीक है. जो शेयर मार्केट है इसे रेगुलेट करता है सेबी. तो सेबी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है अगर एक कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी तो, क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसे कैपिटल चाहिए काम करने के लिए. पब्लिक कंपनी को ना अभी कैपिटल कैसे मिलेगी? पहले कैपिटल लेनी पड़ेगी, तब जाके वो काम करेंगे. तो कैपिटल लेने से पहले, लोगों से पैसा लेने से पहले, द पब्लिक कंपनी हैज टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम सेबी. और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले फाइल होंगे और फिर उसके बाद आपको क्या होगा? सेबी अप्रूवल देगा, ठीक है. आई होप ये बात क्लियर है क्यों सेबी का अप्रूवल चाहिए हमें, मैंने डिस्कस किया. देन प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. आपको कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा. जब आप पब्लिक से फंड्स रेज करेंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा. प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? प्रोस्पेक्टस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए, जिसमें कंपनी सारी डिटेल्स देती है अपने बारे में, ठीक है, कि भैया जब हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हम जो आपसे पैसा लेंगे उसे कहाँ लगाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारी बातें लिखी होती है. कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, कंपनी के पास्ट के बारे में बताया जाता है, ठीक है. कंपनी का विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, सब कुछ डिटेल, कंपनी का पूरा बायोडाटा होता है प्रोस्पेक्टस, आप कह सकते हैं, ठीक है. अच्छा सर, आपने प्रोस्पेक्टस लिखा है और लिखा है अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. ये क्या है? या तो आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा या फिर एक स्टेटमेंट इन प्लेस. इन ल्यू का मतलब क्या हो गया? इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस, या फिर एक स्टेटमेंट इश्यू करना पड़ सकता है. अगर पब्लिक से पैसा लेने जा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस. पब्लिक से पैसा नहीं लेना, ठीक है, तो जैसे मानो किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेने जा रहे हैं आप, तो या जनरल पब्लिक से पैसा नहीं है तो आप ये दूसरे वाला स्टेटमेंट इश्यू कर सकते हैं. अदरवाइज आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होगा, ठीक है. प्रोस्पेक्टस में मैंने बताया क्या क्या चीजें होती हैं. तो आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करेंगे पैसा रेज करने के लिए. अब दूसरी बात आती है, थर्ड स्टेप पर आइए. थर्ड स्टेप पर मैंने लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स एटसेट्रा. यानी वो लोग अपॉइंट किए जाते हैं जहां पर आप हमें पैसा लेना है. कंपनी को क्या करना है? कंपनी हैज टू टेक मनी फ्रॉम द पीपल इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल. देन दैट मनी इज टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स. कंपनी ऐसा नहीं है कि कैश में ले सकती है, नहीं, कंपनी के बैंक अकाउंट्स में आएगा, ठीक है. तो उसके लिए कंपनी को बैंकर अपॉइंट करना होता है. कंपनी को रिस्क होता है कि पता नहीं लोग उसके शेयर्स को लेंगे या नहीं लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे शेयर्स को. तो कंपनी अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है, ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है, ताकि ये प्रोसेस स्मूथली हो जाए पूरा, ठीक है. तो बैंकर्स को अपॉइंट किया जाएगा. इसके बाद भी स्टेप्स है मेरे पास. इसके बाद वाले स्टेप्स को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. मैं वैसे बता देता हूं, इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप है, या आप कहें तो मैं यही पूरा करवा दूं. चलिए मैं यही पूरा करवा देता हूं. एक काम करो,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगला स्टेप है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो ये स्टेज है या जो स्टेप है आज के समय रिलेवेंट नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम पर हमारे पास सेक्शन हुआ करता था। आज के समय ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है उसमें कुछ है ही नहीं इस बारे में, बट फिर भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है तो मैं इसे समझा देता हूँ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एक कंपनी अगर पब्लिक से शेयर्स इशू कर रही है, पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, लेट्स सपोज कंपनी को 100 शेयर इशू करने हैं कंपनी को। अगर कंपनी को मिनिमम एक परसेंटेज नहीं मिलता, वो लॉ गाइड करता है कितना परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, जैसे 90% होता था, ठीक है, अगर 90% शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया? टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स। कि हो सकता है कुछ लोग गलती से कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर दें जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट 90% इतने लोग तो बेवकूफ नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रखा गया कि कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, ये आज कॉन्सेप्ट आपके कंपनीज एक्ट 2013 वाले में नहीं है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट है, कभी भी आगे मानो फ्यूचर में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे समझना चाहिए, मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक चेक पॉइंट रखा गया है ताकि कोई फ्रॉडुलेंट कंपनी ना आए और लोगों को बेवकूफ ना बना जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अप्लाई कर दें, वो पैसा लेकर भाग जाए कंपनी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलता कंपनी को तो कंपनी को पैसा वापस लौटाना होगा। इसीलिए बैंकर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। जो पैसा जाता है सब्सक्रिप्शन का या जो लोगों से एप्लीकेशन आई है उसके साथ हमने जो पैसा दिया है शेयर लेने के लिए, वो पैसा कंपनी को नहीं दिया जाता, वो एक बैंक में रखा जाता है। और जब पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है सब कैपिटल रेज करने का, तब जाके ये पैसा रिलीज होता है कंपनी को, ठीक है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ही नहीं हुआ तो आप वो पैसा नहीं ले सकते बैंक से। बैंक क्या करेगा? उस पैसे को रिफंड करेगा फिर जिन लोगों से आया है वो, ठीक है। वो एक प्रोसेस होता है। बैंक को लिस्ट दे देगी कंपनी की, भैया अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो आप इस पैसे को रिफंड कर दीजिए, वापस कर दीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, अब हम क्या करते हैं स्टेप में, हम अप्लाई करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, क्योंकि पता है अगर आप एक कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो ही आपके शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है। अगर एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके शेयर खरीदे और बेचे कैसे जाएंगे? आफ्टर फर्स्ट इशू। पहला इशू तो कंपनी ने कर दिया, उसके बाद में जो सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, आपको पता है, वहां पर शेयर्स को खरीदना बेचना है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और ये कंपलसरी है पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पब्लिक कंपनी इसे अप्लाई करेगी, ठीक है। चलिए जी, तो और ये स्टेप पहले आएगा, इशू बाद में होगा, ध्यान रखना। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज जो जाना है अप्रूवल के लिए उनके, वो पहले आएगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी शेयर इशू पहले कर दे और अप्लाई बाद में करे, नहीं। लोगों को पता होना चाहिए ना, जो हम शेयर लेने जा रहे हैं क्या वो स्टॉक एक्सचेंज में बाद में खरीदे और बेचे जा सकेंगे या नहीं, तो पहले अप्लाई करना होगा इसके लिए। अगले स्टेप पर आइए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट, अब सारे काम हो गए, अब कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है, लोगों को दे सकती है, ठीक है। शेयर्स को इशू किया जा सकता है, अलॉट किया जा सकता है जिन लोगों ने अप्लाई किया है। तो ध्यान रहेगा ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अलॉटमेंट का इन टर्म्स ऑफ शेयर्स के लिए, ठीक है। अब जैसे ही अलॉटमेंट हो जाता है, यानी कंपनी के पास अब शेयर होल्डर बन गए, कंपनी ने कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरा कर लिया। इसके बाद लास्ट है मेरे पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसे हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट सेशन में। चलिए, थैंक यू।